और ये तीनों डिसीजन बहुत रिवोल्यूशनरी, हिस्टोरिकल और देश के परिस्थिति पर सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट करने वाले, नए रोजगार का निर्माण करने वाले और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने वाले हैं। हम जब से काम कर रहे थे तब से हमारे डिपार्टमेंट के सचिव महोदय और उनके सभी सहकारीगण लगातार इन पॉलिसी पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये तीनों डिसीजन होने से निश्चित रूप से हमारे डिपार्टमेंट को इसकी बहुत बड़ी उपलब्धता हुई है। केवल नोट्स डिटेल में आप सबको मैंने दी कि सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है और नया है और कुछ कारणवश इसके बारे में कुछ गलतफहमी आई कई लोगों के मन में थी, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको जानकारी डिटेल देने के लिए और इसकी जानकारी मिले इसलिए आज आपको सबको बुलाया। मैं पहले आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्रिकेट के मैच के दौरान आपको बुलाया ठीक नहीं था और मेरी सॉरी फॉर दैट। पहली बात तो ऐसी है कि हमारे डिपार्टमेंट में 12 मेजर पोर्ट है और राज्यों में माइनर पोर्ट है और यहाँ लॉजिस्टिक के हिसाब से दुनिया की तुलना में हमको एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमारे पोर्ट का लॉजिस्टिक में कैसे सुधार हो। केवल पोर्ट होकर फायदा नहीं होता, हमको पोर्ट को रेल कनेक्टिविटी चाहिए और रोड कनेक्टिविटी चाहिए और रेलवे और रोड कनेक्टिविटी और होगी तो पोर्ट का उपयोग भी होता है, व्यापार भी बढ़ता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बढ़ता है और इंटरनेशनल इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में हम लोग कॉम्पिटेंसी में भी कम से कम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग कहीं ना कहीं रिजनेबली हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। हम चाइना की तुलना में क्यों मार खा रहे हैं, क्यों कम हमारे प्रोडक्ट को क्या प्राइस को क्यों नहीं हम उस पर जा पा रहे, इसका कारण हमारे प्रॉब्लम हमारे स्वाभाविक लॉजिस्टिक में जो लैप्सेस थे उसका कारण था। तो सबसे पहले हमने इसको सुधारने के लिए एक मार्ग निकाला है। पहली बात तो ऐसी है कि नागपुर दिल्ली से मुंबई रेलवे से माल पहुंचाना सस्ता है और मुंबई से औरंगाबाद पहुंचाना उससे 1.5 गुना महंगा है क्योंकि वो ट्रक से जाता है। तो आप समझ लीजिए कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या होता है। तो पहली बात तो हमने हमारे डिपार्टमेंट में ये तय किया कि हमारे मेजर पोर्ट्स के लिए और राज्य सरकार भी जहाँ जहाँ हमको कहेगी उनके माइनर पोर्ट्स के लिए रेलवे का काफ़ी काम पेंडिंग पड़े थे। रेलवे के ऊपर काफ़ी कामों के लिए प्रेशर भी था और उसके कारण हमको काम करने में अड़चने आती थी। इसलिए हमने रेलवे विकास निगम जो है उनके साथ हमने MOU भी किया है और हमने जो नई पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए एक रेलवे कारपोरेशन का निर्माण किया है। ये कारपोरेशन पोर्ट टू नेशनल हाईवे जो हमारी कनेक्टिविटी है उसमें काम करेगी। इसके हमने 24 प्रोजेक्ट अभी लिए हैं, इसके 40 प्रोजेक्ट हमने सिलेक्ट किए हैं और उसका करीब 2400 करोड़ रुपए का काम है और ये रेलवे के प्रोजेक्ट हम आने वाले इसी साल में इस सब प्रोजेक्ट का स्टडी करके उसको शुरू करने की हम लोग कोशिश करेंगे। इससे हमारे लॉजिस्टिक में काफ़ी फर्क पड़ेगा। ये जो 12 मेजर पोर्ट्स है हमारे, इसके बीच में 612 किलोमीटर के इंटरनल रेल नेटवर्क है पोर्ट के अंदर और ये नेटवर्क ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी इसको इफिशिएंटली मॉडर्नाइज करना ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको पता ही है कि हमने ग्रीन फ्यूल के इसमें हल्दिया पोर्ट में जो इंजन है वो बायोडीजल पर चला है जो 46 रुपीज़ लीटर पे अवेलेबल है और जिसमें 95% इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो स्वाभाविक रूप से रेलवे के नेटवर्क को मॉडर्नाइज करना, नए रेलवे लाइन जो है पोर्ट टू कनेक्टिविटी के लिए उसको निर्माण करना और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के भी माइनर पोर्ट को भी हम लोग रेलवे लाइन बनाने के लिए मदद कर सकते हैं। और जगह जगह पर हमारे जो ड्राई पोर्ट है, सैटेलाइट पोर्ट है, उनके बीच में भी हम रेल कनेक्टिविटी के लिए कोशिश कर सकते हैं, इसके लिए भी हम काम कर सकते हैं। और ये एक बड़ा गेटवे ओपन हुआ है जिससे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के इसमें काफ़ी सुविधा होगी, नया एम्प्लॉयमेंट खड़ा होगा और निश्चित रूप से GDP ग्रोथ में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित रूप से इसमें आएगी। ये SP भी हमने तैयार किया है, इसमें से 500 करोड़ इसका कैपिटल है, 100 करोड़ हमने पहले इसमें इसका इक्विटी में 10 करोड़ रुपए रेलवे विकास निगम और बाकी जो हमारे 12 पोर्ट्स हैं वो अपनी इक्विटी डालकर 100 करोड़ की इक्विटी हम करेंगे। ये इसके बाद हम लोग आगे और इसको बढ़ाते हुए इस कारपोरेशन के आगे जैसे से काम बढ़े वैसे इक्विटी भी बढ़ाएंगे। और हमारे पोर्ट में जो डॉलर में लोन मिलता है, डॉलर में हमारा टर्नओवर होता है
6,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली शिपिंग कॉर्पोरेशन और हमारे पोर्ट का टर्नओवर डॉलर में होगा। आपको पता है कि इंडियन बैंकों में 12% 13% इंटरेस्ट है। जैसे उदाहरण के लिए अभी JNPT है, वहाँ हम लोग 8 लेन रोड बना रहे हैं जिसकी कीमत 4,000 करोड़ रुपये है। अगर ये 4,000 करोड़ रुपये अगर लोन हम बैंक से लेते हैं तो 12 और 13% इंटरेस्ट है। पर JNPT का डॉलर में इनकम है कि जो फॉरेन फ्लैगशिप के जो शिप वेसल्स आते हैं वो हमको चार्जेस डॉलर में देते हैं। तो ये हमारा 6,000 करोड़ का इनकम है। तो अब हमने बैंकों को प्रपोजल दिया है कि आप हमको डॉलर में लोन दीजिए, हम डॉलर में वापस करेंगे। तो हमको लेबर प्लस 0.50 में 3% से लोन मिलेगा। तो 12% के बजाय 3-3.5% है, हमारे करीब 9% 8.5% बचेंगे। तो हज़ारों करोड़ रुपए का हमारा फायदा होगा। तो पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए, ये रेलवे कॉर्पोरेशन के निर्माण के लिए और इसके साथ साथ जो बाकी भी हमारी पोर्ट साइड और शिपिंग की जो एक्टिविटीज है उसके लिए हमको लो इंटरेस्ट कॉस्ट पर कैपिटल भी मिलेगा और रेलवे कॉर्पोरेशन में उसका उपयोग करेंगे। आगे चलकर जो कंटेनर्स है, रेलवे का स्टॉक्स है, जहाँ जहाँ शॉर्टेज होता है, जैसे कोयला इंपोर्ट होता है तो हमारे पास रैक अवेलेबल नहीं है रेलवे के पास, तो हम लीजिंग पर ले सकते हैं, हम अपनी रैक लेंगे, अपने इंजन लेंगे। तो जो शॉर्टेज का प्रॉब्लम है, जहाँ अगर जरूरत होगी तो हम ले सकते हैं। तो उससे नेचुरली पोर्ट में आपको जैसे दिल्ली में ट्रैफिक जाम है, वैसे पारादीप पोर्ट में 15-15 दिन जहाज खड़े रहते हैं, इतना ट्रैफिक जाम है, तो माल खाली नहीं होता, उसका जल्दी पहुँचता नहीं, दीज आर द प्रॉब्लम्स। तो हम समय आए तो वैगन्स हम बना सकते हैं, हमारा रोलिंग स्टॉक बना सकते हैं, हमारे कंटेनर ले सकते हैं। रेलवे साइड जो जो आवश्यकता के अनुसार एक्सपांशन होगा और इससे हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की सुविधा है, जिसलिए रेल कॉर्पोरेशन का हमने निर्माण किया है। बाकी डिटेल जो नोट है वो आपको दी हुई है, उसमें से पढ़कर अगर आपको मुझे कुछ पूछना है तो ये इसमें से जो मेजर ऑब्जेक्ट्स है, ये प्रोजेक्ट्स जो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी टू मेजर प्रोजेक्ट्स, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिशियन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द पोर्ट्स, to operate and manage internal port railway system, to raise financial resources for funding port related railway projects। और ये हमने 40 प्रोजेक्ट पहले फर्स्ट फेज में आइडेंटिफाई किए जिसकी कॉस्ट 2400 करोड़ रुपए है और इसका काम हम शुरू करेंगे। दिस इज रिगार्डिंग द पोर्ट कनेक्टिविटी के बारे में। सेकंड जो प्रोजेक्ट है जो हमारे कैबिनेट में क्लियर हुआ है, इसकी नोट आपको दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है सागर वाला। और मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनका भी इसमें काफ़ी इनिशिएटिव है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार थी तब ये सागरमाला प्रोजेक्ट की घोषणा हुई थी। इसमें इंडियन पोर्ट्स को जो है इसकी कैपेसिटी को और बढ़ाना, मॉडर्नाइज करना, सिस्टम को दुरुस्त करना और इसके साथ साथ पोर्ट के अलाइड जो एक्टिविटीज़ है, इंडस्ट्रियल एरिया तैयार करना, उसके कारण वहाँ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमने JNPT में किया है। तो इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो स्वाभाविक रूप से नए रोजगार का निर्माण करने वाले हैं। केवल एक उदाहरण बताता हूँ, मुंबई के JNPT में हम लोग एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन तैयार कर रहे हैं जिसमें 4,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है और 1.25 लाख युवाओं को रोजगार मिल रहा है खेती में। हमारे पास कांडला में 2 लाख एकड़ जमीन है। तो ये एक ही पोर्ट के बारे में बताऊंगा तो बहुत बड़ी नोट है। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी दिया है, इसके रिलेटेड मैरिटाइम यूनिवर्सिटी हमारी जो है वो हम लोग इसके लिए ट्रेन मैन पावर भी तैयार और यहाँ के भारतीय लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले, ये भी कोऑर्डिनेशन में हमने इसके लिए जोड़ा है। इसके साथ साथ मैं आपको 2 बातें जोड़ना चाहता हूँ। पहली बात तो ऐसी है कि जो सागरमाला का जो एनडीए का कंसेप्ट था वो पूरा वैसे का वैसे ही है। इसमें 2 बातें हमारी सरकार ने भी जोड़ी है। पहली, स्मार्ट सिटी, जो प्रधानमंत्री जी का आग्रह, हमारे पोर्ट को हम लोग स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ताकि यहाँ 3 बातें हमने ऑलरेडी निर्णय कर लिया। एक, स्मार्ट सिटी में ये ग्रीन सिटी बने। पहला, जितना वहाँ बायोडीजल, ये जो एडिबल ऑयल आता है उसके रेसिड्यू से बायोडीजल बनाएंगे तो ग्रीन फ्यूल पर यहाँ चलेगा, तो यहाँ पोल्यूशन नहीं होगा। तो हम लोग बायोफ्यूल और इलेक्ट्रिक इसका इस्तेमाल करेंगे, बायोडीजल, इथेनॉल, बायोगैस और इलेक्ट्रिक, तो इसके कारण यहाँ पोल्यूशन नहीं होगा। तो ग्रीन पोर्ट बनाने में एक निर्णय हमने किया। दूसरा, पानी का रिसाइकलिंग करेंगे। जो पानी गंदा पानी है उसी को हम लोग रिसाइकलिंग करके उसको रीयूज करेंगे। दूसरी बात, ग्रीन पोर्ट के लिए। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है वो पोर्ट की बिजली जो लगती है वो हमें जनरेट करती है।
जिसमें सोलर पावर भी तैयार करेंगे, विंड पावर भी तैयार करेंगे। और एक बहुत अच्छी बात है, हमारे आलोक जी इसमें बहुत अच्छा काम इन्होंने नॉन कन्वर्शन एनर्जी और विंड एनर्जी में किया है। और मैंने उनको कहा कि ये तो पोर्ट से भी ज़्यादा कमाई हमको दे सकता है। तो समुद्र का उपयोग करके वहाँ विंड पावर तैयार करेंगे। और विंड में भी अभी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, बीच में कभी आप में से किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो ये समुद्र में ही ऐसी सिस्टम है कि हम लोग वो उससे टोकन लगा के नीचे ले जाएंगे, रख देंगे, ऊपर पे तुरंत वो करेंगे, कॉस्ट भी कम करेंगे। और ये बहुत बड़ा इनकम पोर्ट को होगा। और इससे हमारे बिजली के दरों में भी 12-15 मेगावाट जो बिजली यूज़ करते हैं उसकी कमी होगी। और हमारे पोर्ट की अलाइड डेवलपमेंट जो इसमें इंडस्ट्रियल एरिया उसको बिजली हम दे पाएंगे। ये 3 मेजर बातें उसमें हमने जोड़ी है जो ड्रिंक पोर्ट के हिसाब से है। स्मार्ट सिटी के हिसाब से वहाँ कॉलेज होंगे, गार्डन्स होंगे, वहाँ रोड्स अच्छे होंगे, वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग होगा। वहाँ जितनी सिटी जो हमारे स्मार्ट सिटी के कंसेप्ट में जितनी बातें की है वो इसमें होगी। तो वो साधारण स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटी और सागरमाला, ये तीनों का करके हमने ये तैयार किया है। इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगी। हाँ, इसमें एक बहुत अच्छी बात है जो विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर भी हमने इसमें ली है। तो हमारे देश में 1208 आइलैंड्स हैं और हमारे पास 189 लाइट हाउस है। ये 1208 आइलैंड्स को और ये 189 लाइट हाउस को सबका ऊपर होगा ऐसा नहीं। इनका हम अभी कंसल्टेंट ऑलरेडी कुछ अपॉइंट किया और कर रहे हैं। ये 1208 के लिए नहीं किया है। ये आइलैंड को इंटरटेनमेंट के लिए, फिल्म शूटिंग के लिए, टूरिज्म के लिए और इसका कैसा उपयोग है। फिर वहाँ एक विंड मिल रहेगी, गार्डन रहेगा, फिर वहाँ कुछ इंटरटेनमेंट की बातें रहेगी। फिर वो लोग एक बार कोई इसमें समुद्र से या किनारे से बैठकर वहाँ जाएंगे तो वहाँ जाकर कोई रेस्टोरेंट्स हो गए तो लोगों को एक इंटरटेनमेंट का एक साधन मिलेगा। तो ये 1208 आइलैंड्स का भी हमने इसमें ऐड किया है और 189 हमारे लाइट हाउस है उसका भी उपयोग हमने किया है। ये जो प्रोजेक्ट है सागरमाला का, ये कंसेप्ट जो है पोर्ट लेड डेवलपमेंट का, इसमें काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है और मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान के GDP को 2% कम से कम ऐड करेगा। इतनी ताकत इस प्रोजेक्ट में है। इसका डिटेल मैंने आपको दिया है। तीसरा जो है वो है ये इनलैंड वाटर बेस का है। और आपको पता है कि जैसे हम नेशनल हाईवे को यही बिल्डिंग में बैठकर घोषित करते हैं, वैसा पार्लियामेंट के एक्ट ने हमको अधिकार दिया है। इनलैंड वाटरवेज में ऐसा है कि उसको संविधान में हमको बिल पास करके ही पार्लियामेंट में इनलैंड वाटरवेज का डिक्लेरेशन कर सकते हैं। हमारे देश में 5 वाटरवेज थे। इसमें 5 वाटरवेज में एक था इलाहाबाद हल्दिया स्ट्रेच ऑफ गंगा भगीरथी हुगली रिवर सिस्टम 1620 किलोमीटर का। इसका काम हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। मिस्टर वर्मा हमारे इनलैंड वाटरवेज का अध्यक्ष है और जल्दी ही 3 महीने के अंदर हम लोग काफ़ी काम भी शुरू कर रहे हैं। और इसका एक भूमि पूजन वाराणसी के पास हम प्रधानमंत्री के हाथ से करके इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। ऑलरेडी हमने वर्ल्ड बैंक में 4200 करोड़ लोन मंजूर किया है। कंसल्टेंट भी हमने लगभग अपॉइंट किए हैं और इसमें ये इलाहाबाद हल्दिया स्ट्रेच है, इसका काम तुरंत शुरू होगा 1630 किलोमीटर का। फिर डुमरी सादिया स्ट्रेच है रिवर ब्रह्मपुत्रा 891 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट का। इसमें ऑलरेडी ये भी अच्छा है, ड्राफ्ट भी अच्छा है। और यहाँ जैसे रोड से और रेलवे से लोग जाते हैं तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि माल के लिए और इसके लिए इसका कैसे उपयोग हो, इसका भी काम हमने शुरू किया है। एक कोरल में कोट्टापुरम कोलम, ये वेस्ट कोस्ट कैनल है और इसके बारे में भी 205 किलोमीटर का, इसको भी हमने अध्ययन करके कंसल्टेंट अपॉइंट करने का निर्णय किया है। ये एक बड़ा अच्छा है बैंकिंग हम कैनल करके, ये 1078 किलोमीटर है। ये आंध्र और तमिलनाडु के बीच में है। ये काकीनाडा से पौंडीचेरी स्ट्रेच है पूरा और इसमें डिज़ाइन स्टेजेस में गोदावरी और कृष्णा इनका भी कुछ लेंथ आती है। तो ये 1078 किलोमीटर का है और इसका प्रोजेक्ट भी हमने लगभग तैयार किया है और जल्दी इसका काम हम शुरू करेंगे। ईस्ट कोस्ट कैनल, ब्राह्मणी रिवर एंड महानदी डेल्टा, ये 588 किलोमीटर उड़ीसा में है। इसका भी हमने अध्ययन शुरू कर दिया। ये सब 5 का काम मेरा विश्वास है कि आने वाले 6 महीने के अंदर, जैसे 3 ही महीने के अंदर लगभग इसके बहुत से निर्णय हमने किए, ये शुरू हो जाएगा। और इसके कारण एक देश में बहुत ही रिवोल्यूशनरी काम शुरू होगा। ऑलरेडी कलकत्ता में हल्दिया से कोल का ट्रांसपोर्ट हमने शुरू किया है। हमारे देश की फ्लैश बांग्लादेश में एक्सपोर्ट हो रही है, वो भी काम शुरू हो गया है।
और इसके कारण एक बहुत बड़ा काम शुरू होगा। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये क्यों आवश्यक है ये इनलैंड वाटरवेज। तो इसका 3 डाटा है। पहला है फ्यूल इफिशिएंट। फ्यूल इफिशिएंट में देखिए कि अगर 1 HP अगर कॉस्ट है सेविंग की, तो 150 kg 1 HP में अगर रोड पे जाता है, 500 kg रेल पर जाता है, तो 4000 kg ऑन वाटर पे जाता है। यानी आप समझ लो कि एक एनर्जी का कितना बड़ा इम्पैक्ट है। 1 लीटर फ्यूल में 24 टन पर किलोमीटर रोड पर जाएगा, 85 टन ऑन रेल पर किलोमीटर पर टन, और वाटरवेज पर 105। यानी आप समझ लीजिए कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। दूसरा, रोड को हमको मेंटेन करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है। यहाँ पानी में कोई रिपेयर नहीं, कुछ नहीं, तो ये कॉस्ट कोई आती नहीं। इससे ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांजिशन लॉसेज जो कम होंगे। और आप देखो यूरोपियन कंट्री में आप कहीं भी जाइए, सब इंडस्ट्री रिवर के बाजू में है, और प्रोडक्ट तैयार करके वो अपने जहाज में डालकर पोर्ट पे ले जाते हैं, तो उनका कॉस्ट एकदम कम हो जाता है। उससे कॉस्ट इफेक्टिव होने के कारण वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। इससे पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि हम लोग पानी पर जाएंगे तो पोल्यूशन एकदम कम होगा। मैं आपको बताती हूँ, मुझे खुशी हो रही है कि हम वर्ल्ड के साथ जा रहे हैं, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ये सब बाजेजेस और शिप का फ्यूल LNG हो, ताकि हमारा इसमें पोल्यूशन कम हो और कॉस्ट भी बचे। दूसरा, हमने ये किया है कि इसके जो डिज़ाइंस है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में, ये डिज़ाइंस हम ऐसे बनाएंगे कि डिज़ाइंस के कारण वो लाइट वेट होगा और कम ड्राफ्ट में ज़्यादा माल जा सकेगा। जैसे हम लोग रिवर में 3 मीटर का ड्राफ्ट रखकर ये सब चलाने का कोशिश कर रहे हैं, तो पहले अगर इसमें अगर समझो उदाहरण के लिए 1500 से 2000 टन अगर जा रहा है, और ये डिज़ाइन के कारण वो 2500 टन तक भी जा सकता है। तो हमने टोटल मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट को डिज़ाइन कंसेप्ट के साथ जोड़ा है, और कोचिन शिप यार्ड में हम लोग एक जॉइंट वेंचर करके ये अच्छी डिज़ाइनिंग कंपनी को साथ में लेकर इसका सुधार करेंगे। इन्वायरमेंट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड फ्यूल एफिशिएंट, ये तीनों बातें हैं। एक आपको मैं चार्ट ये दे रहा हूँ, आप वेबसाइट पे ले लो। और मेरा आपसे अनुरोध है, हम वाराणसी टू हल्दिया तक कोई बैराज बना नहीं रहे हैं। ये बिहार में और इधर उधर बहुत से बातों में चर्चा हो रही है कि हम लोग गंगा में ऐसा करेंगे। आज मीटिंग में 4 बजे हम कोई बैराज वहाँ नहीं बना रहे। हमने वर्ल्ड बैंक को अपॉइंट किया है, वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी को लाकर हम इसके बाद में भी बैराजेस न बनाते हुए सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक गंगा की बातें, जो पहला काम हम शुरू कर रहे हैं वाराणसी टू हल्दिया तक 1620 किलोमीटर, इसमें कोई बैराजेस बनाने का हमारा कोई प्रपोजल नहीं है, और इसलिए इसके बारे में कोई गलत फहमी न हो। ये चार्ट मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें इंडिया में हमारा गुड्स ट्रैफिक केवल 0.3% है, और नहीं, पैसेंजर ट्रैफिक 0.3% है इनलैंड में, और गुड्स को पकड़ के 3.3% यानी 3.3 हमारे कोस्टल ट्रैफिक। चाइना में ये 47% है, यूरोप में 40% है, जापान और कोरिया 44% है, और हम लोग देश में वर्ल्ड में सबसे लास्ट नंबर पर आए। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें निश्चित रूप से सुधार हो। जैसे एयरपोर्ट बना है, अब वैसे वाटरपोर्ट बनेंगे, और इसमें हम लोग ऑलरेडी हमने निर्णय किया कि सी प्लेन, पानी में जहाज उतर सकेंगे, कैटरमैरन चल सकेंगे, हॉवरक्राफ्ट चल सकेंगे। हम लोग क्रूज नए टूरिज्म के लिए वो डेवलप करेंगे, बैरेजेस चलेंगे, माल का भी वाहतुक होगी, लोगों को भी जा पाएंगे। अब आपको ये दिन आगे बहुत दूर नहीं है कि आपको दिल्ली से आगरा जाना है, तो आप रोड या हवाई जहाज से जा सकते हैं। पर हम तीसरा ऑप्शन देंगे कि आप दिल्ली में यमुना में बैठकर, गाँव में बैठकर ताजमहल के स्टेशन पर उतर कर आप ताजमहल देखने के लिए जा सकेंगे। ये दिन आपको जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए हमने काम की शुरुआत की है। और ये जो 101 वाटर रिवर्स है, ये 5 को छोड़कर, इसको कल कैबिनेट ने मान्यता दी है अब इंग्लैंड वाटरवेज के लिए। इसमें पहली सुविधा ये होगी कि इस रिवर्स में जो ब्रिजेस बनेंगे, उसमें हम तुरंत इस प्रकार का एक नियम इशू करेंगे, लॉ निकालेंगे कि इसको निकालते समय 2 पिलर के बीच की जो गैप है वो कितनी रखनी चाहिए। नहीं तो वो छोटे छोटे बना देंगे तो जहाज ही नहीं जा पाएंगे। तो इसके लिए हमको अधिकार लेना था, तो ये 101 की परमिशन पार्लियामेंट में मिलने के बाद हम इसके बाद जो ब्रिजेस बनेंगे उसमें जगह रखेंगे,
और इसमें वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रेजेंटेशन लेकर ये हम लोग कोशिश करेंगे कि बैरेजेस ना बनाते हुए हम इसको 3 मीटर ड्राफ्ट को कैसे मेंटेन करें। इसमें टेक्नोलॉजी को मैं आगे कभी आपको जरूर बताऊंगा। वर्ल्ड बैंक के साथ हम काम कर रहे हैं और उसके प्रेजेंटेशन में मुझे हुए हैं और जल्दी वो भी कर पाएंगे। ये इनलैंड वाटरवेज में मैं आपको और एक अनुरोध करूँगा कि इसमें इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जैसे बचत है, वैसे कॉस्ट में भी बहुत बड़ी बचत है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रोड और रेलवे का प्रेशर कम होना। रोड सेक्टर में हर साल हमारे 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है और करीब 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। ये पानी पर एक्सीडेंट होने की संभावना कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ टक्कर होने की संभावना नहीं के बराबर, डूबने की भी संभावना नहीं है। तो इसका कारण ये है कि एक्सीडेंट जो है उसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रैफिक जाम भी कम हो जाएगा। तो ये एक देश की इकोनॉमी को और हमारी विशेष रूप से जो हमारे जनता का जो एक प्रकार के सुविधा की विचार इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सुविधा है उसको देखते हुए एक बहुत हिस्टोरिकल 101 रिवर को करने का निर्णय हमारे भारत सरकार ने किया है। ये 101 रिवर में सभी राज्यों के सभी रिवर कवर हुए हैं। मैंने तो उस समय यही कहा था कि एनी रिवर विच इज नोटिफाइड बाय द रिवर बाय द स्टेट गवर्नमेंट इट इंक्लूड्स इन दिस एक्ट। तो लगभग वो उसी प्रकार से सभी रिवर को हमने लिया है। अब राज्य सरकार के साथ एक कमेटी अपॉइंट की है, मेरे अध्यक्षता में एक कमेटी है जो इसका समन्वय करेगी। कैबिनेट सेक्रेटरी के आधार पर उस पर एक समन्वय बना है जिसमें सेक्रेटरी सब राज्य करेंगे, वो इसमें काम करेंगे। और ये इसके अलावा हम लोग राज्य सरकार को साथ में लेकर इसमें काम करना चाहते हैं। ये जो राज्यों में काम करना चाहते हैं इसमें जो काम करने के लिए राज्य सरकार अगर इक्विटी पार्टिसिपेट में आने के लिए तैयार है ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए, जैसे स्टेट ट्रांसपोर्ट है बसेस की, वैसे वाटर ट्रांसपोर्ट बनाने के लिए अगर आगे आते हैं तो राज्य सरकार को साथ में लेकर इस सिस्टम बनाने के लिए तैयार है।